नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सबकी निगाहें इस बात पर है कि उड़ी के सेना बेस कैंप पर हमले के बाद भारत सरकार क्या फैसला करती है। रविवार से लेकर सोमवार पूरे दिन सरकार के संबंधित विभागों के मंत्रियों, अधिकारियों और सेना प्रमुखों की लगातार बैठकें चलती रहीं। इन विभागों में आपातकालीन माहौल है। इस बार आपको यह बदलाव दिखेगा कि सरकार भी चुप है, बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी बंद है, एक दांत के बदले जबड़ा उखाड़ने जैसे बयानों से भी बचने की हिदायत दी गई है। अगर कहीं कुछ नहीं बदला है तो वह है सोशल मीडिया और चैनलों का पैनल। सोशल मीडिया में समर्थक और विरोधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उसे लेकर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक बहस का स्तर गिर चुका है। विरोधी चुनाव पूर्व बयानों को निकालकर प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि बताइए अब क्या करेंगे। बहुत कहते थे कि एक के बदले 10 सर काट कर लाएंगे, अब लाकर दिखाइए कितना लाते हैं। लव लेटर लिखने का टाइम चला गया तो बताइए कि कौन सा टाइम आया है। विरोधियों या आलोचकों के पूछने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि जैसे वे भी मांग कर रहे हों कि युद्ध करके दिखाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ समर्थक भी सोशल मीडिया पर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। सब फेल हो चुका है, अब सिर्फ युद्ध ही बचा है, ऐसा कह रहे हैं कि सबक सिखाने का टाइम है। प्रधानमंत्री को अभी फैसला करना पड़ेगा क्योंकि इतिहास उनका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। 5-6 हजार ट्वीट के दम पर उन्हें सीधे युद्ध पर आ जाने के लिए कहा जा रहा है। हैशटैग को राष्ट्रीय जनमत, नेशनल ओपिनियन बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विरोधी और समर्थक दोनों की भाषा और सोच में किस तरह की गिरावट आ गई है और दोनों एक ही बिंदु पर पहुंच गए हैं। इसके बाद कमेंटबाजी इस पर होने लगती है कि वो लोग कहां गए जो शांति की बात करते थे, बातचीत की बात करते हैं। सबसे पहले इन्हीं देश के भीतर खोजकर इन लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। एक हमले ने हमें किस तरह से आपस में भिड़ा दिया है और एक जैसा बना दिया है, क्या इसे आप नहीं देखना चाहेंगे? शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाना या उनके जन्मदिन पर लाहौर जाना, क्या यह प्रमाण नहीं है कि भारत सरकार भी बातचीत के रास्ते पर यकीन करती है? क्या ये फैसले शांति की बात करने वालों से पूछ कर लिए गए थे? प्रधानमंत्री के इन दोनों राजनयिक फैसलों को मास्टर स्ट्रोक बताया गया, खासकर उनकी तरफ से जो रविवार रात से प्राइम टाइम में युद्ध की वकालत कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के लिए इतना आसान है कि वे हैशटैग के हिसाब से फैसला ले लें, जिनकी संख्या 20 या 25 हजार भी नहीं होती है, जो इसके दम पर नेशनल ओपिनियन होने का दावा करते हैं? बिना सोचे समझे परमाणु हमले की वकालत कर रहे हैं लोग, सरकार को तरह तरह के ऐसे सुझाव दे रहे हैं। कई बार इन सुझावों से लगता है कि सरकार ने इसी साल जनवरी में पठानकोट हमले के बाद कुछ किया ही नहीं। अभी हाल ही में चीन में G20 सम्मेलन में दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश है जो आतंक फैला रहा है, जो इस महामारी को फैला रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगने चाहिए, उन्हें आइसोलेट किया जाना चाहिए, अलग थलग, ना कि सम्मानित किया जाना चाहिए। हमारे लिए आतंकवादी आतंकवादी है। यही नहीं, अमेरिकी कांग्रेस में भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया था, कहा था कि भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर अफ्रीका तक, नाम भले अलग अलग हों, लश्कर ए तैयबा से लेकर तालिबान और आइसिस, इसका दर्शन एक ही है, नफरत, हत्या और हिंसा। हालांकि इसकी छाया दुनिया भर में पड़ रही है, लेकिन यह पैदा हो रहा है भारत के पड़ोस में। सेना, खुफिया और कूटनीति के पारंपरिक हथियारों से ही ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, ये उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा था। वे लगातार आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले मुल्क को अलग थलग करने की बात हर मंच से करते आ रहे हैं। अब आते हैं रक्षा मंत्री पर। सीमा पार आतंकवाद को लेकर उनके लगातार बयान आते रहे हैं, आप गूगल कीजिए। 2015 में रक्षा मंत्री का एक बयान है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 65 से 70% अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। वे हमेशा कहते रहे हैं कि बंदूक गोली खाने के लिए नहीं दी है, चलाने के लिए दी है। यह सवाल महत्वपूर्ण तो है कि सेना के बेस कैंप पर आतंकवादियों ने हमला कैसे किया। अगर भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है तो पठानकोट के बाद सेना के ठिकाने पर हमला कैसे हो गया? यह सवाल आखिर क्यों छोड़ दिया जा रहा है? हमारी सैन्य कार्रवाई के महानिदेशक यानी DGMO के लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने बताया कि उरी में सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है। आतंकवादियों से 4 AK-47 राइफल, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 39 अंडर बैरल ग्रेनेड्स, 5 हैंड ग्रेनेड, 2 रेडियो सेट्स, 2 GPS, 2 मैप शीट्स, 2 मैट्रिक्स शीट्स बरामद हुए हैं। इसके अलावा काफी संख्या में खाने और दवा के पैकेट भी मिले हैं जिन पर पाकिस्तान की मुहर थी। इतना सब कुछ लेकर ये अंदर तक आ गए। पठानकोट हमले के 8 महीने के बाद भी ऐसा करने में सफल हुए। भारतीय सेना ने इस साल, जो DGMO ने बताया है, कि 17 घुसपैठ के मामलों को नाकाम किया है। इस साल अलग अलग ऑपरेशन में 110 आतंकवादी मारे हैं, जिनमें से 31 को घुसपैठ करते वक्त मारा गया है। पिछली 2 घुसपैठ में भी 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया है।
फिर भी 3-4 सालों की तुलना में इस साल घुसपैठ बढ़ गई है, ऐसा बताया गया है। The Indian Army has displayed considerable restraint while handling the terrorist situations both along the line of control and in the hinterland. However, we have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. रूस ने पाकिस्तान के साथ होने वाला साझा सैनिक अभ्यास रद्द कर दिया गया है, ऐसी खबरें आई हैं जिसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन आ रही हैं। चीन ने भी कहा है कि वह हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी निंदा की है, लेकिन निंदा को क्या पाकिस्तान के खिलाफ गोलबंदी कह सकते हैं, समर्थन कह सकते हैं? वो तो हर बार होती है। अमेरिका जिसने पाकिस्तान की धरती पर ओसामा बिन लादेन को मारा है, उसे पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ नया बताने की जरूरत है? जिसने हाल ही में पठानकोट हमले से संबंधित दस्तावेज सबूत भारत को सौंपे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ ने, उन्होंने कहा है कि हमारी धरती पर कोई कदम रखेगा तो हम गुरेज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने में। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कोई देश करे, रक्षा मंत्री करे और दुनिया को कोई फर्क ना पड़े, तो हम किस आधार पर माने कि दुनिया के देश आतंकवाद को लेकर गंभीर है, पाकिस्तान को अलग थलग करने में दिलचस्पी रखते हैं? भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यह कहता है कि भारत कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर भारतीय सीमा या सेना पर न्यूक्लियर हमला हुआ तभी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। परमाणु हमले की बात करने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान में है या भारत में है, उन्हें अंदाजा नहीं है कि वे क्या बात कर रहे हैं। भारत में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसी बात नहीं की है। सोशल मीडिया पर जिम्मेदार बहुत से हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के जवाब में किसी भी भारतीय मंत्री ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात नहीं की है। सोमवार को नई दिल्ली में दिन भर बैठकों का सिलसिला चला। सबसे पहले गृह मंत्रालय में बैठक हुई। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रॉ चीफ, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, गृह और रक्षा सचिव, बीएसएफ और सीआरपीएफ के महानिदेशक, सुरक्षा एजेंसियों के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। उसके बाद रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जहां वित्त मंत्री भी थे, सेना प्रमुख भी मौजूद थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। रणनीतिक फैसलों को लेकर मीडिया में बयानबाजी बंद है इस बार। क्या 2 दिन की बैठकों से रक्षा मामलों के जानकार अब आश्वस्त हैं कि भारत ने सही तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की है? बौखलाहट की बजाय सरकार एक तरह से संयम का परिचय दे रही है। इसी के साथ हम प्राइम टाइम के दूसरे हिस्से में अपने शहीद जवानों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे यहां पर कि जो हम कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल से कि भारत को लेकर क्या करना चाहिए था, पठानकोट के मसले के वक्त भी या अब जो नया मसला हुआ है उसके वक्त जो किया जा रहा है वो क्यों नहीं काफी है और क्या नया किया जा सकता है, तो हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल साहब हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमोडोर उदय भास्कर साहब हैं, आप निदेशक हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के। और किशले भट्टाचार्य जी हैं हमारे साथ, आप पत्रकार हैं। कमोडोर भास्कर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम इन सवालों को क्यों छोड़ रहे हैं कि पठानकोट के बाद एक इतने संवेदनशील जगह पर इस तरह से 4 लोगों ने हमला किया है और हमारे इतने जवान शहीद हुए हैं। ये सवाल उठाए गए हैं सर, क्योंकि अगर आप पिछले 24 घंटों में जो भी इस वक्त संवाद जो हुआ है, मेरे ख्याल से ये एक प्रकार का इसका मुख्य बिंदु है कि पठानकोट के बाद जिस प्रकार से उरी में ये जो दहशतगर्दी हमला हुआ है, ये एक प्रकार का धक्का ज़रूर है फौज के लिए, क्योंकि ये पहली बार है कि एक घटना में, एक इंसिडेंट में आपके 20 जवान जो है वो मारे गए हैं। मैंने खुद इसके बारे में आज लिखा है, जिसमें मैंने यही सवाल उठाया है कि फौज को एक अंदरूनी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है कि पठानकोट के बाद उरी जैसे कैंप में, हालांकि ये एक बटालियन का जो लॉजिस्टिक या रेयर जो हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे चेंज ऑफ बटालियन हो रहा था, तो एक प्रकार का जो सरप्राइज जो था वो दहशतगर्दी या ये अटैकर्स के साथ था। और उन्होंने, ये आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो दुस्साहस किया है,
हमारे जवान जो हैं वो मारे गए हैं। तो सबसे पहला मेरा जो एनालिस्ट या विश्लेषक के दृष्टिकोण से सवाल यही है कि आर्मी को अपना जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बहुत ही मैं कहूँगा कि रिगरस तरीके से उनको कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उरी का जो जगह है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से देखें तो करीब 19-20 किलोमीटर अंदर है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि हमारे तरफ। तो जिस प्रकार से उनके पेट्रोल्स होती हैं, एम्बुश होते हैं, ये कैसे आए हैं, किस प्रकार का इंटेलिजेंस का नुक्स हुआ है, यानी कि अंदर से आपका इंफॉर्मेशन गया है, यानी कि ये जितने भी अटैकर्स थे उनके पास पूरी जानकारी थी कि ये कैंप कहाँ पे है, टेंट कहाँ पे है और किस प्रकार से वो वहाँ तक आ पाए, और उन्होंने हमला जो किया था टेंट को उन्होंने आग लगा दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने हथियारों को इस्तेमाल किया। तो ये ऑपरेशनल दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि आर्मी, मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि वो ज़रूर अपना समीक्षा कर रहे होंगे और जो प्रोसीजर्स को और जो भी ब्रिगेडियर कंवल, क्या ये बात सहज रूप से स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि पठानकोट इतना बड़ा हमला था और उसके बाद इतना लंबा वक्त गुजरा है, जो भास्कर साहब कह रहे हैं कि आर्मी ने अपनी तैयारी नहीं की होगी, या इस तरह के आप कितनी भी तैयारी कर लें इस तरह के अपवाद वाली घटनाएं हो ही जाती हैं? आपने पठानकोट का जिक्र किया। पठानकोट भारत के लिए मेरे विचार में एक रेड लाइन थी, लाल रेखा, वो क्रॉस हो गई पठानकोट में। लेकिन फिर भी हमने डिप्लोमेसी की कोशिश की, उनके डेलीगेशन को बुलाया, उसमें आईएसआई के मेंबर भी थे, एविडेंस दिया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब अब हमला हुआ है उरी में कमांडर भास्कर ने कहा 19-20 किलोमीटर है, अगर चकोठी की तरफ से सड़क के साथ साथ आप नापें तो 19-20 किलोमीटर है, लेकिन आप हाजीपीर पास से नापें तो 6 किलोमीटर है सिर्फ उरी, हाजीपीर नाला के रास्ते से, और भी कई रास्ते हैं उरी पहुंचने के लिए। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल, मैंने एक ब्रिगेड कमांड किया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो जो गैप्स होते हैं डिफेंसेस में उनका पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन दुश्मन को एक बार लकी होना है, हमें रोज रात लकी होना है। तो कभी ना कभी ऐसा हादसा हो सकता है, आर्मी उसका जरूर इन्वेस्टिगेशन करेगी, मुआयना करेगी और ड्रिल्स को अपनी इंप्रूव करेगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये बात करनी चाहिए कि इसका हमें बदला क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। अमेरिका में यूएस कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मिलिट्री का ऑप्शन पुराना हो गया है, इंटेलिजेंस का ऑप्शन पुराना हो चुका है और डिप्लोमेसी का ऑप्शन पुराना हो चुका है। उन्होंने यूएस कांग्रेस को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये सब टूल्स जो हैं अब चूक रहे हैं, मतलब आतंकवाद से लड़ने में। जब डिप्लोमेसी से नतीजा जो चाहिए आपको वो नहीं निकलता, और मिलिट्री से भी उन्होंने कहा, तो फिर मेरे विचार में इंटेलिजेंस से भी उनकी कही हुई बात है, मैं देख रहा था। नहीं, मैं कह रहा हूं जब डिप्लोमेसी से जो नतीजा आपको चाहिए जो नहीं मिलता, तो फिर मेरे विचार में तोप खाने को बातचीत करने का आपको लगता है कि पठानकोट के बाद भारत ने कूटनीति के क्षेत्र में इस तरह से प्रयास नहीं किया होगा जिसकी बात अब की जा रही है? भारत दुनिया के देशों के बीच नहीं गया और सबूत नहीं दिखाए होंगे कि ये एक आतंकवादी देश है? नहीं किया, उस वक्त नहीं किया पठानकोट के बाद। पर खुद प्रधानमंत्री का 2 जगह मैंने देखा, G20 में जब वो पाकिस्तान का कह रहे हैं कि साउथ एशिया में एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पैदा करता है, उस पर बैन करना चाहिए, उसके साथ रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए। क्या ये वही बात नहीं है जो अब हम कह रहे हैं? नहीं, अभी हम जो कह रहे हैं, अभी हम पूरे यकीन के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ कह रहे हैं कि इसको आगे ले जाना चाहिए। पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट का एक वो खिताब देना चाहिए। पहले हम सिर्फ कह रहे थे कि पाकिस्तान से टेरर एमिनेट करता है, पाकिस्तान को उसे रोकना चाहिए। अभी हम कह रहे हैं पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट और उसे यूएन को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। तो किशले, आप मुझे बताइए कि क्या नई जानकारी हम दुनिया को दे सकते हैं पाकिस्तान के बारे में, जिस पाकिस्तान की धरती पर ओसामा बिन लादेन मारा गया हो, है ना? और भास्कर साहब ने भी अपने कॉलम में लिखा है कि उस रावलपिंडी के जो मुख्यालय हैं वहाँ के, उसको संसाधन देने वाला तो वही अमेरिका है और वही अमेरिका हमें पठानकोट पे सबूत दे रहा है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं उस अमेरिका से इस मामले में नया? बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि वॉर ऑन टेररिज्म की जितने पैसे मिलते हैं पाकिस्तान को, उसी पैसे से वो अपने डिफेंस और वॉर अगेंस्ट नेबरहुड इंडिया सोच लीजिए उस पर खर्च करते हैं। तो द पाकिस्तान मिलिट्री जो है, इट्स फार बेटर इक्विप्ड टुडे, आज की डेट में, देन इंडियन मिलिट्री। एंड दे में कंप्लीटली डिसएग्री विथ मी, लेकिन
army mein, there are the three ways that they kind of divide that. They have 30% cutting edge equipment or weaponry. 40% is going to be the current technology, and another 30% will be obsolete or phased out technology. In Indian Army, and ये army जो serving army officers है, वो कहते हैं कि almost entirely is obsolete. Our entire weaponry is obsolete. आज जो हमारे पास, it's totally disempowered army that we have. तो इसलिए war mongering तो कोई सवाल ही नहीं है. We are not in a position to go for war. एक professional army for a nation कम से कम 30 दिन intense warfare कर सके, ऐसा उसके पास काबिलियत मतलब होना चाहिए. हमारे पास तो 5 दिन वार करने की काबिलियत नहीं है. विथ वॉट एवर टेक्निकल स्टेटिस्टिक्स दैट आर अवेलेबल इन पब्लिक फोरा, ये कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है. बट फॉरगेट अबाउट द वॉर. कल की जो सिचुएशन हुआ, मुझे लगता है कि इट वाज नॉट अ टेररिस्ट अटैक एज मच एज अ फेलियर ऑन आवर पार्ट. LOC इज एटलीस्ट 3 tier प्रोटेक्शन होता है वहां पर, थर्मल इमेजरी होता है. Harsh terrain and rough weather is not an excuse for at least what happened yesterday. Kal it was not about. Uri is a much more protected sector than other parts of LOC. और वहां पे 4 terrorists जो घुस गए अंदर, आपकी standard operating procedures was not in place, and I think वो cover up नहीं करनी चाहिए. Entire Kashmir Valley में, and I don't know exact numbers, लेकिन कम से कम 50 और maybe लगभग around 50 आर्मी यूनिट्स इंस्टॉलेशंस ऐसे हैं जहां पर पेरिफेरल वॉल नहीं है. तो बेसिक फंडामेंटल्स है वो हमारे पास भी ऐसी घटनाएं तो हुई नहीं थी. इस तरह से किसी ने कभी ऐसा सुनने, इस बड़ी कैजुअलिटी में अगर आप घायलों को भी देख लें, जो घायल जवान हुए हैं और उनकी जो स्थिति है उसमें गंभीरता से, वो स्थिति तो बहुत भयानक है. पर क्या आप सहमत हैं जो किशले कह रहे हैं? नहीं साहब, मैं इनसे पूरा सहमत नहीं हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं गुरमीत साहब ने जो कहा है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं. भारत के सामने ये जो छाया युद्ध है, ये पठानकोट और उरी के साथ शुरू नहीं हुआ है. जैसे मैंने पहले कहा ठीक भी बात है. ये जनवरी 1990 से शुरू हुआ, जब घाटी जम्मू कश्मीर वैली से पंडितों को निकाला गया था. तब से पाकिस्तान ने तरह तरह का उन्होंने अपना षड्यंत्र बनाया है, स्ट्रैटेजी बनाया है, रणनीति बनाया है. और जहां तक जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये पूरा एक फेलियर है, वो उस प्रकार का नहीं है. कारण ये, जैसे मैंने आज अपने लेख में भी कहा है, भारत के सामने ये जो युद्ध है ये बड़ा जटिल है, और हम जिस प्रकार से स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाया है, हम एक डिफेंसिव पोस्चर हमने लिया है. और अगर आपने कभी लाइन ऑफ कंट्रोल को देखा है, मैं मानता हूं कि साहब शायद गए भी हैं वहां पे, पूरा 100% आप हर एक इलाके को डिफेंड करना ताकि किसी प्रकार का हमला ना हो या किसी प्रकार का कैजुअलिटी ना हो, ये एक प्रकार से असंभव है. क्योंकि जो अटैकर है, जो टेररिस्ट है, ये मार्गरेट थैचर ने भी एक बार कहा था, अभी कंवल साहब ने कहा उसको तो एक दिन टेररिस्ट को एक बार सफलता चाहिए और उनको विजय प्राप्त हो जाता है. आप जो डिफेंडर हैं, आपको 100% जीरो एरर रहना बहुत ही जरूरी है, और इसको विक्ट्री नहीं माना जाता है. यानी कि जितने भी अभी पठानकोट और उरी के बीच में कई सारे ऐसे हमले के प्रयास किए गए थे, टेररिस्ट आए थे और सेना ने नाकाम किया और उनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया है. तो इसको हम सफलता नहीं मानते हैं, ये एक डिफेंसिव पोस्चर है. और जहां तक कमियां की बात जो हो रही है, चाहे वो एम्यूनिशन में हो, मटेरियल हो, या ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि हमारे जवान उस पहाड़ी इलाके में टेंट में क्यों थे. यानी कि उनके पास परमानेंट किसी प्रकार का स्ट्रक्चर वाले ढांचागत इमारत में, 4 दीवारी में, क्योंकि हमारे पास कमियां हैं. हम हर एक बार डिफेंस बजट में, आप ही के शो में हमने पहले भी कहा है कि हमने ऐसा एक ढांचा बनाया है जहां पे हम पैसे खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, हम पैसे वापस कर देते हैं. यानी कि कमियां जरूर हैं. सुधार आया होगा ना उस ढांचे में? कुछ सुधार मैं कहूंगा थोड़ा बहुत ही आया है. पिछले 2-3 साल से आप देखिए, उस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है. और ये मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि हमारे देश में अभी भी कारगिल के बाद भी हमने वो सबक नहीं सीखा है. पठानकोट की बात तो आप छोड़िए, अभी लग रहा है कि हमारे देश में उरी जैसे हमला हुआ है और ये हमारे होम मिनिस्टर साहब इसको संभाल रहे हैं. अभी भी ढांचे जो हैं वो अलग अलग मिनिस्ट्रियों के तहत में है. होम अलग है, डिफेंस अलग है. और जब तक हम कारगिल में जो रिकमेंडेशंस हुई थी, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की हमने बात किया है, अभी तक नहीं हुआ. और आप ही के शो में रवि जी मैं कहना चाहता हूं, कारगिल से लेकर आज तक संसद में एक बार भी एक सीरियस डिबेट नहीं हुआ है.
हमारी राष्ट्रीय सैनिक क्षमता सुरक्षा पे, राष्ट्रीय सुरक्षा की राष्ट्रीय कमियों के सुरक्षा ऊपर नहीं हुआ। पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत सारे हुए हैं, हाँ, करप्शन, उस पे serious भ्रष्टाचार, नहीं हुआ। जिससे खुल के हमारी बिल्कुल, कमियों पर भी बात नहीं हो और हुआ। क्या करेंगे। पर कंवल साहब, आप जब बरखा के शो में थे तो केसी सिंह साहब कह रहे थे कि जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है वो भी एक तरह से हमारे स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस का हिस्सा होना चाहिए था, कि जिसमें हम अपनी प्रतिक्रिया वैसे ही सामान्य रूप से देते। लेकिन इससे पता चल रहा कि हमारा बैकअप प्लान भी कोई ठीक नहीं, कि इतनी सारी बैठकों का सिलसिला आप उसको दिखा रहे हैं और जो रिजल्ट आया, जो नहीं आया, ऑफ कोर्स सरकार नहीं बताएगी कि क्या करने जा रही है। उससे क्या आप संतुष्ट हैं? मैं 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी राष्ट्रीय लेवल पे 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी रेकमेंड करता हूं। कीजिए। सबसे पहले तो हर टेररिस्ट एक्ट के लिए जिसके लिए हमारे पास एविडेंस है कि पाकिस्तान आर्मी आईएसआई ने उसको स्पॉन्सर किया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए मिलिट्री रिटेलिएशन होना चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। जिस पाकिस्तान की पोस्ट से इन्फिल्ट्रेशन होती है उस पोस्ट आज डीजीएमओ ने कहा कि हम अपने समय से, डीजीएमओ ने कहा है कि हम अपने समय से जरूर करेंगे और सही तरीके से करेंगे। जिस पोस्ट से इन्फिल्ट्रेशन होती है उस पोस्ट की हर बंकर को रबल बना देना चाहिए। पर अगर ये फैल गया, बड़ा हो गया, तब कैसे रोकेंगे? ये भी एक बात आ रही है कि अगर आप बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड मिलिट्री रिस्पांस होगा। यकीन है कि एस्केलेट नहीं होगा। ये मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सीमित आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक अगर किया जाए, तो वो सीमित एक स्ट्राइक में तो उसमें क्या दोनों तरफ से करार है कि अगर आप सीमित स्ट्राइक करेंगे तो वो भी सीमित स्ट्राइक करेगा, वो कोई बड़ा स्ट्राइक नहीं करेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, वो पाकिस्तान आर्मी भी रिस्पॉन्ड करेगी। वो उनका रिस्पांस, हम कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करेंगे, लेकिन वो सिविलियन कैजुअलिटीज करेंगे, इवैक्यूएशन होंगी लाइन ऑफ कंट्रोल से, सभी टीवी स्क्रीन पे आएंगी, लेकिन उस फैक्टर को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। युद्ध विराम में तो ये सब होता ही रहता है कि जब वो तोड़ते हैं तो हम भी कई गोलियां चलाते हैं, उधर से भी गोलियां आती हैं। 110 आतंकवादियों को तो ऐसे तो नहीं मारा होगा ना? सही बात कही आपने। लेकिन हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं जो केयरफुल कैलिब्रेट करेंगे तो सीमित रहेंगी, एस्केलेशन नहीं होगी, ये हम यकीन से कह सकते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है, कोवर्ट ऑपरेशन जारी करने चाहिए। हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, इनको अगर पाकिस्तान जस्टिस नहीं देता तो हमें जस्टिस देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, वो तो एक बार आया था तो छोड़ दिया गया था, तो खैर वो पुराना बहस है। तो उसमें क्या भारत ने अभी संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पे दबाव बनाया, उस पे बनाया, कामयाब नहीं हुए उसमें। कोई बात नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उन्हें ये ना लगे कि पठानकोट से लेकर अभी तक हम कुछ कर नहीं रहे थे। सफल होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो एक कदम आगे है। कोवर्ट ऑपरेशन से उनको मार देना चाहिए, न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। मारने का एक नया शब्द है। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान आर्मी को इंटरनेशनली आइसोलेट करना चाहिए एज अ रोग आर्मी। उनको जो भी हम 10 बिलियन 12 बिलियन डॉलर की सामग्री, ऐसा दुनिया में किसी आर्मी को आइसोलेट किया गया है? नहीं, हमें शुरू करना चाहिए। हमें शुरू करना चाहिए। हम करेंगे या वो लोग भी मिलकर करेंगे जो पाकिस्तान की आर्मी को अपना हथियार बेचते हैं? नहीं, तो जिनसे हम हथियार खरीदते हैं, हमारा उसे कहते हैं बायर्स क्लाउट है। हम यकीन कर सकते हैं कि उनको हम फोर्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को आप कुछ नहीं बेचेंगे। ऐसा हो सकता है? एक सेकंड, लेट मी फिनिश। अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, सब जगह पाकिस्तान की आर्मी ने आतंक फैलाया हुआ है। तो मेरे विचार में अभी दुनिया थक गई है पाकिस्तान की आर्मी की हरकतों से। ठीक है। और लास्ट पॉइंट मेरा है कि पाकिस्तान की जो इलेक्टेड लीडरशिप है, नवाज शरीफ गवर्नमेंट, उनके साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। इस होप के साथ कि किसी न किसी दिन आने वाले समय में जो भारत और पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, ये उनका दोनों हल चीजें किया साथ साथ चल सकती हैं कि हम लिमिटेड स्ट्राइक भी करें और बातचीत भी जारी रखें। तो इस तरह से ओपिनियन बनाया जा रहा है किसलिए कि अगर प्रधानमंत्री फोन भी कर दें तो लोग अभी इस्तीफा मांगने लगेंगे कि आपने समझौता कर लिया। मुझे लगता नहीं कि हमारे पास एक कैपेबिलिटी है, एंड एज पर पॉलिसी। और वो मैं आप ऑन द ग्राउंड इस थ्योरी से संतुष्ट हैं कि हमें सीमित तरीके से स्ट्राइक करना चाहिए? नहीं, क्योंकि एस्केलेशन, वो अगर एस्केलेट कर गए तो फिर हम वो कंट्रोल नहीं कर नहीं पाएंगे। फिर वो बड़ा युद्ध में बदल सकता है। वो हम हमारे पास ना इकोनॉमिक, तो हमें उसी की बात करनी चाहिए कि क्या हम बड़े युद्ध को संभाल सकते हैं या कर सकते हैं? संभाल नहीं सकते हम। और एक चीज, अगर हम हमारे पास रिकॉर्ड देखें, हम म्यांमार में 30 साल से हम सर्जिकल स्ट्राइक कर नहीं पाए। वहां पर इतने सारे कैंप पड़े हुए। बांग्लादेश में 2010 तक वहां पर हमें पता था कहां पर कैंप्स है, हम कुछ कर नहीं पाए। भूटान में हमें 15 साल लग गए, 2003 में फिर हम जाके स्ट्राइक
वो भी हम एडमिट नहीं करते हम किए, लेकिन जो भी है वी हेल्प द भूटान आर्मी, वहाँ पे 38 कैंप हमने डिमोलिश किया। और तो ओनली टाइम जो इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ किया था वो TSD जो आर्मी का फॉर्मेशन था, टेक्निकल सर्विस डिवीजन, वो भी डिसबैंड कर दिए जो पाकिस्तान के लिए बना था। तो हमारे पास तो इतने ऑप्शंस थे स्ट्राइक करने के। सर, आप सहमत हैं इस बात से? कई लोग जानना चाहते हैं, जैसे अभी किसले ने कहा कि अर्थव्यवस्था की एक बात आ जाती है, तो कई लोग ये लिख रहे थे कि हमें अर्थव्यवस्था की चिंता करके हासिल ही क्या हुआ, वो तो बंद करता नहीं है, तो एक बार ये सब चिंताएं छोड़कर युद्ध कर लेना चाहिए। नहीं रवीश जी, मैं ये बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, हाँ, और खोज रहे हैं जो लोग युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। पहले आपने उनकी ये खुदाई हो रही है, कह रहे हैं उन्हीं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। उधर सीमा पर नहीं कर पाओ तो अलग से कोई आप बोल रहे हैं तो आपके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाए। नहीं, ये हुआ भी है, क्योंकि जैसे आज सवेरे मैंने ये कहा था कि संयम होना चाहिए। हाँ, मैंने शब्द का जो प्रयोग किया था रिस्ट्रेंट, साथ साथ मैंने ये भी कहा रिजॉल्व भी होना चाहिए, दृढ़ता। तो लगता है कि सोशल मीडिया में जो बार बार कहा जाता है कि ट्रोलिंग होता है, या लोग आपके ऊपर इसी प्रकार का आरोप लगाते हैं कि आप रिस्ट्रेंट की भी बात कर रहे हैं, तरह तरह के आपके ऊपर आरोप डाला जाता है। पर जहां तक जंग की बात आप कर रहे हैं, मैंने कई बार कहा है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जंग का निर्णय लेना ये कोई कैजुअल ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, जो भी प्रधानमंत्री हो या इस वक्त हमारे जो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी और जितने भी हमारे इलेक्टेड नेता हैं, उनके लिए जब जंग की बात होती है ये पब्लिक ओपिनियन के आधारित नहीं होना चाहिए। हालांकि हुआ है पिछले 10-20 साल, आप इतिहास में देखिए। आप अमेरिका के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने 9/11 के बाद जो भी किया है एक प्रकार का डोमेस्टिक कंपल्शन भी था, पब्लिक ओपिनियन में किया है। परंतु तो क्या इस बार हो सकता बहुत है? मैं कहूंगा ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर हम सोचें, जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा, भारत के पास विकल्प हैं। विकल्प जो भी हैं वो तरह तरह के विकल्प हैं, और यही है कि वो लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं है मेरे व्यक्तिगत राय में। उसके नतीजे होंगे, और इस वक्त देश को वो निर्णय लेना चाहिए कि क्या हम उस मार्ग पे जाना चाहते हैं, और यदि हम कोई भी सैनिक पहल करें उसका राजनीतिक उद्देश्य क्या होगा। जैसे अभी किसले कह रहे हैं कि हम 1 महीने तक भी युद्ध को सस्टेन नहीं कर सकते, उसको खींच नहीं सकते हैं। ये शायद यहां पे इसका खुलासा नहीं हो उचित सकता नहीं होगा, ठीक क्योंकि है। जानकार जो हैं वो जानते हैं। पर साथ में मैं यही भी कहूं कि आपको याद होगा, आप ही के शो में हमने डिस्कस किया, जब जनरल VK सिंह आर्मी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखा था जिसका खुलासा हुआ था, और वही VK सिंह साहब अभी हमारे कैबिनेट में एक मंत्री हैं, कह रहे हैं कि इमोशनल रिएक्शन नहीं करें। पर ये ठीक रिस्पांस लगा सरकार का कि सरकार ने पब्लिक ओपिनियन को एक तरह से रिजेक्ट किया है। तो जो भी सरकार ने अपने अंदर फैसला किया होगा, हो सकता है कि पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक हो सकता है कि ना भी मुताबिक हो, और लंबे समय तक चलने वाली कोई नीति हो, लेकिन पब्लिक ओपिनियन जो बनाने के प्रयास हुआ उसको रिजेक्ट किया। जो एंकरों ने मेहनत की 2 दिन तक, उसको रिजेक्ट ये बात सही है कि थोड़ा एक प्रकार का मैं कहूंगा कि काबू में लाने की कोशिश की है कि जो भी ओवर द टॉप जैसे जो बातचीत हम करते हैं वो सरकार से नहीं आया है, मंत्रियों से नहीं आया है। अगर आया है तो पार्टी से आया है। प्रवक्ताओं को भी देखा, अभी संबित पात्रा बरखा के साथ थे, उन्होंने पहली लाइन में कह दिया कि सरकार क्या करने वाली है मैं उस पर नहीं बोलूंगा, मैं कोई राजनीतिक बात आएगी तो आपके साथ भी थे, उन्होंने कह दिया। पर मैं कंवल साहब को भी लाना चाहता हूं, पर इनकी बात पे मैं आप दोनों का जवाब चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति में सक्रियता लाकर पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं। क्या इसकी स्थिति है? कौन सी ऐसी नई बात है जो मुंबई हमला हो गया, संसद पर हमला हो गया, पठानकोट एयरबेस में हमला हो गया, एक आर्मी के ट्रांजिट कैंप में एक तरह से हमला हुआ, और इसके बीच में ना जाने कितनी उसकी हरकतें रही हैं। मैं आशावादी नहीं हूं सर इसको लेकर आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में या किसी भी मंच पे कि भारत को उस प्रकार का समर्थन मिलेगा जो हम चाहते हैं, हमदर्दी जरूर मिलेगा। परंतु अगर हम नीति की बात करें, और जैसे मैं बार बार इशारा करता हूं, अमेरिका जिस प्रकार से उन्होंने अपना दक्षिणी एशिया का पॉलिसी बनाया है, और खास पाकिस्तान के संदर्भ में एक बहुत बड़ा विडंबना है वहां पे कि पिछले 15 साल से 2001 के सितंबर 11 की घटना के बाद उन्होंने काफी धन दिया है पाकिस्तान को। जैसे किश्ते साहब बता रहे हैं, उन्होंने उनको काफी सैनिक सामग्री भी दी है, और उसी धन और सैनिक सामग्री के साथ पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका के जवानों के ऊपर, उनके फौज के ऊपर उन्होंने हमला किया है। यानी कि बदला, उन्होंने जो पैसा लिया है, जो सामग्री लिया है, उन्हीं से लिया है, और वापस उनको खून के साथ उन्होंने वापस किया है। परंतु अमेरिका के पॉलिसियों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं है। पिछले हफ्ते
उनके सेनेट के कमिटी में कई प्रकार का निंदा उन्होंने उठाया पाकिस्तान के बारे में, परंतु जब चेक साइन करने का समय आया है वो दे देता किसी है। ने रुकावट नहीं डाला। पर और आप चीन का बात देखिए, चीन ने तो खुलेआम कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इस वक्त हम उनके समर्थक हैं और भारत पाकिस्तान के बीच में जितने भी मसले हैं वो बातचीत के दायरे में होना चाहिए। और उरी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं। पर कमल साहब कैसे करेंगे? वो अमेरिका तो जानता है, वो तो खुद ही सबूत दे रहा है पठानकोट के बारे में हिंदुस्तान को, जो खबर आई थी। जब तक उसकी नीति नहीं बदलेगी, क्या भारत ऐसा कुछ कर सकता है कि अमेरिका के साथ ही कुछ ऐसा? वो तो ऐसा उसने तो आज तक ऐसा नहीं किया है। पहले मैं किशले जी ने जो कहा उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। कह लीजिए सर। मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पाकिस्तान की फौज का बुरा हाल है। 1.5 लाख सेना पाकिस्तान की टीटीपी के विरुद्ध उधर नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में डिप्लॉयड है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है। और दूसरा कितने और दशक हम डरते रहेंगे? डरने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो डिप्लोमेसी, या तो हम युद्ध की बात आप लोग करने के लिए तैयार नहीं है। कब तक हमारा जिस एटीट्यूड रहेगा? डिप्लोमेसी की बात की आपने, तो स्पष्ट होना चाहिए। क्या अमेरिका मदद करेगा? क्या वो कब आया? जैसे भास्कर साहब कह रहे हैं कि वो पैसा भी देता है, चेक काट देता है, सब करता है। तो जब वही बड़ा एक देश पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करेगा, हालांकि जो अभी जो स्ट्रेटेजिक समझौता हुआ अमेरिका से, उससे लग रहा था कि भारत ने एक तरह से पाकिस्तान को किनारा किया है। तो रणनीतियों में वो भारत किनारे तो लगा दे रहा है पाकिस्तान को, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को तो छोड़ नहीं रहा है। आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो कर लेगा इसके बाद? कब तक हमारा एटीट्यूड रहेगा? चोर माल ले गए, लोटे थाल ले गए, मूंग और मसूर की सारी दाल ले गए, तो क्या एटीट्यूड? और हम डरे डरे खाट पर पड़े पड़े सामने खुले हुए किवाड़ देखते रहे। कारवां गुजर गया, ये तो ठीक है सर, ये व्हाट्सएप मटेरियल के लिए ठीक है, लेकिन आप बताइए ना कि क्या करना आप मुझे बताइए, अमेरिका से हम मैं वही जानना चाहता हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत कहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए। अमेरिका से हम मदद क्यों मांग रहे हैं? अमेरिका से मदद नहीं मांगना चाहिए। अमेरिका से सिर्फ ये मदद मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान को जो वो सपोर्ट दे रहे हैं, आपको पता है हमारे वित्त मंत्री साल में कितनी बार अमेरिका जाते हैं? उसे कम करें, बंद करें। पर हमारा पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मामला है। किशले जी ने कहा कि पाकिस्तान की और सेना हमारे से ज्यादा काम वो है, ताकतवर है। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। हाँ, मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा। 2001 अप्रैल महीने में, मेरी जानकारी नहीं है 2000, मैं तो खुद ही टटोल के समझना चाहता हूं। 2001 अप्रैल में 16 बीएसएफ सोल्जर को बांग्लादेश की बॉर्डर में उठाया लाया गया था। हमने कुछ नहीं किया। हमने बहुत मामलों में किया। मैं यही देख रहा था पिछले साल 15। मैं सहमत हूं कि हो सकता है हमने कुछ नहीं किया। जब 110 आतंकवादी को मार रहे हैं, लेकिन हम एम्पावर तो करें, हेडलाइन समझते हैं। लेकिन हम हमारा सेना को तो एम्पावर तो करें, कम से कम भास्कर ने गार्ड वाल तो बनाए। मैं आप तीनों से 2 मिनट का समय आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे फेसबुक वीर हैं जो कहते हैं कि ये परमाणु बम हम किस दिनों के लिए रखे हैं। तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या आप लोग अपने दिमाग से ये सोचते हैं कि ये ठीक है इस तरह के हथियारों के? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे लगता है कि हम हमारे सेना, हमारे जो इंस्टॉलेशंस है उसको पहले हम सेना को एम्पावर करें, इंस्टॉलेशंस को हम स्ट्रेंथन रीइंफोर्स करें, हम हमारा कैपेबिलिटी इंप्रूव करें, फिर जाके हम इस बात पे। साहब, जहां तक ये परमाणु वाली जो बातचीत है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या जैसे पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और उसके बारे में इस प्रकार का जैसे सोशल मीडिया मैंने भी देखा है। और एक सज्जन का 50 करोड़ मर जाएं तो ठीक है, वो बाकी 50 करोड़ हिंदुस्तान बना लेंगे। आप रेडी हैं इसके लिए? ये भी मैंने देखा है। और इससे भी ज्यादा लोगों ने कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। और जैसे आपने कहा, ये व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए ठीक हो सकता है, पर जब किसी भी लोकतांत्रिक देश के जो योजक हैं और खास प्रधानमंत्री को जब निर्णय लेना होगा, तो जैसे मैंने पहले कहा है, इसको बहुत सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नतीजे जो हैं, जैसे मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि ये लो कॉस्ट नहीं है। तो उसके बारे में सोचना है। मैंने न्यूक्लियर डिटरेंस पे बहुत रिसर्च की है। पाकिस्तान की धमकी टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में बिल्कुल खोखली है। पाकिस्तान को पता है हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी है मैसिव रिटेलिएशन। अगर जरूरत पड़ गई और हिंदुस्तान मैसिव रिटेलिएशन करता है तो पाकिस्तान तो खत्म हो गया एक देश, कॉम्प्रिहेंसिव नेशन स्टेट। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए आसान है युद्ध का फैसला ले लेना? नहीं, युद्ध हम कह ही नहीं रहे कि युद्ध करना चाहिए। कैलिब्रेटेड रिस्पांस होना चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। वो तो रोज हो रहा है। मतलब यही तो बताया जा रहा है कि इतनी गोलियां चल रही हैं, अगर उधर से वो कुछ हरकतें कर रहे हैं तो इधर से भी जिस तरह का रिस्पांस मैं कह रहा हूं वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है, और आप देखेंगे अभी होगा। आप लोग जानकार हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का
शांति से बताने का आप तीनों ने मुझे नहीं ललकारा। कूटनीति की प्रयास चलते रहने चाहिए। इस पूरे मामले में सरकार ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही निर्णायक बात कही है। वो बात यह है कि उसने अपनी बात किसी को नहीं बताई है। तो छोटे से ब्रेक के बाद हम शहीदों की बात करेंगे। उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हुए आतंकवादी हमले में 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इनमें से एक सैनिक के विकास जनार्दन ने सोमवार को दिल्ली के R&R अस्पताल में दम तोड़ दिया। कई शहीदों के पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए देश के अलग अलग राज्यों में उनके गांव घर ले जाए जा रहे हैं और कुछ शहीदों का सोमवार के दिन सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले में शहीद हवलदार रवि पॉल को अंतिम विदाई। सांबा जिले के रहने वाले 10 डोगरा रेजिमेंट के रवि पॉल की शहादत की खबर अपने परिवार को खुद उनके भाई ने ही दी, जो सेना में हैं। रवि पॉल अपने पीछे पत्नी, मां और 2 कम उम्र बेटों को छोड़ गए। घर पर अब मातम पसरा है। बहुत गर्व करते हैं सर, बहुत गर्व करते हैं हम। हमारे वहाँ कह रहा हूँ कि 4-5 भाई और हों, देश के ऊपर शहीद हो जाए सर। दुख तो हमें है, ऐसी बात नहीं। 17 गए हैं, खबरों में सुन रहे हूँ। हमारे जैसे बच्चे थे वो भी, जैसे हमारा बच्चा था वैसे उनके थे। करीब के ही जम्मू में सूबेदार कर्नैल सिंह को भी सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। सूबेदार कर्नैल सिंह भी आतंकी हमले में देश के लिए कुर्बान हो गए। शिबूचक गांव के कर्नैल सिंह के परिवार में मां, पत्नी और 3 बच्चे रह गए हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने परिवार से कहा था कि वो घर आने वाले हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि लौटेंगे तो इस तरह तिरंगे में लिपटकर। उरी पर हुए आतंकी हमलों में शहीद जवानों के शव देश के दूरदराज इलाकों में उनके घर भेजे जा रहे हैं। बिहार के भोजपुर जिले के पीरू के रक्टू टोला में शहीद हवलदार अशोक कुमार सिंह के घर दोस्तों, रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई है। पत्नी संगीता रो रो कर बेसुध हो गई है। डॉक्टर को उन्हें ड्रिप लगानी पड़ी। अशोक सिंह का पूरा परिवार ही सेना में रहा है। अशोक कुमार के दोनों बेटे और दोनों भतीजे सेना में हैं। बड़े भाई कामता 1986 में शहीद हो चुके हैं। हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको हमारे पति का बदला चाहिए। हमारा पति का, हमारा 17 जवान का बदला चाहिए। शहीद नायक एसके विद्यार्थी बिहार के गया से हैं। उनके घर पर भी मातम पसरा है। लोगों को ये लग रहा है कि भले ही 6 महीने रिटायरमेंट में हो, लेकिन सुनील ने अपनी जान की कुर्बानी देके अपने गांव, अपने राज्य, अपने देश का नाम ही रोशन किया है। बिहार के कैमूर से सिपाही राकेश सिंह ने भी इन हमलों में अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद हवलदार NS रावत का शव राजस्थान के राजसमंद में उनके घर पहुंचाया जा रहा है। जो गांव के लोग हैं वो भी बताते हैं कि एक परंपरा है इस गांव में लोगों को फौज में भेजने की। ये जो परिवार है ये दूसरी पीढ़ी है फौज में, और इसमें जो इनके पिता थे उन्होंने भी जो द्वितीय युद्ध था, जो विश्व युद्ध था, उसकी भी लड़ाई लड़ी थी। लांस नायक RK यादव, सिपाही गणेश शंकर, सिपाही राजेश कुमार सिंह और सिपाही हरेंद्र यादव भी उरी हमलों में शहीद हुए। ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। गाजीपुर में सिपाही हरेंद्र यादव के घर आसपास के लोगों का तांता लगा है। झारखंड से भी सिपाही नैमान कुजूर और सिपाही जावड़ा मुंडा ने अपनी जान इन हमलों में कुर्बान की। खूंटी में सिपाही जावड़ा मुंडा अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। अपने पीछे वो पत्नी, बूढ़ी मां और 3 बेटियां छोड़ गए हैं। खबर मिलने के बाद से पत्नी बेसुध है। चैनपुर के सिपाही नैमान कुजूर के पीछे पत्नी और 3 साल का बेटा रह गए हैं। और मेरे बच्चे को मैं कैसे रखूंगी और मैं कैसे अकेले रहूंगी इतना लंबा जिंदगी से।
बंगाल से सिपाही विश्वजीत गोराई और सिपाही जीत दलई ने भी हमलों में जान न्यौछावर की। उनके घरों पे परिचितों का तांता लगा हुआ है। महाराष्ट्र से भी 3 सैनिकों ने अपनी जान इस हमले में कुर्बान की। अमरावती से सिपाही उइक जानराव, सतारा से लांस नायक जी शंकर और नासिक से सिपाही टीएस सोमनाथ की शहादत के बाद परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए लोगों का उनके घरों पर तांता लगा है। उरी हमले में घायल एक और सिपाही ने दिल्ली के आर&आर अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहीद सिपाही के विकास जनार्दन ने भी अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। सेना का कहना है ये शहादतें बेकार नहीं जाएंगी। उरी पर हुए हमले का माकूल समय पर माकूल जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।